आज की इस वीडियो में मैं मैथ्स की क्लास स्टार्ट करने से पहले लता मंगेशकर जी के जीवन परिचय के बारे में आपको बताऊंगा। मेरे एक स्टूडेंट्स की डिमांड आ रही थी कि सर आप ऐसे महान व्यक्तित्व के बारे में बताकर हमारे जीवन को मार्गदर्शित कर सकते हैं और हमें जीवन में ऊंचा उठने के लिए रास्ता दिखा सकते हैं। लगा सका ना कोई उसके कद का अंदाजा, वो आसमां था मगर सर झुका कर चलता था। कुछ लोग एक दौर होते हैं और लता मंगेशकर जी भी एक दौर है। लता मंगेशकर जी का जन्म मध्य प्रदेश के इंदौर में हुआ था। 28 सितंबर 1929 को भारत की सुप्रसिद्ध गायिका ने जन्म लिया था। और लता मंगेशकर के बारे में कहा जाता है कि 5 वर्ष की उम्र से उन्होंने गाना शुरू कर दिया था। उनके पिताजी दीनानाथ मंगेशकर ने उन्हें 5 वर्ष में गाते हुए सुना और 13 वर्ष की उम्र में उनके पिताजी उनको छोड़कर चले गए। फिर लता मंगेशकर जी ने अपनी बहन और भाइयों के साथ मिलकर उस पूरे परिवार की जिम्मेदारी संभाली। यहाँ तक कि 18 वर्ष की उम्र में उनकी जब शादी का समय आया तो उन्होंने ये कहकर मना कर दिया कि अगर मैं दूसरे परिवार में चली जाऊंगी तो मेरे भाई बहन का ख्याल कौन रखेगा, मेरे भाई बहन की जिम्मेदारी कौन उठाएगा। तो उन्होंने शादी करने से भी इनकार कर दिया। यहाँ तक कि अगर हम बात करें कि वर्ष 2001 में उन्हें भारत रत्न से सम्मानित किया गया। भारत का सबसे बड़ा नागरिक सम्मान भारत रत्न है। वर्ष 1999 में उन्हें पद्म विभूषण से सम्मानित किया गया। भारत का दूसरा सबसे बड़ा नागरिक सम्मान पद्म विभूषण है। वर्ष 1969 में उन्हें पद्म भूषण मिला। भारत का तीसरा सबसे बड़ा नागरिक सम्मान पद्म भूषण है। मतलब यहाँ तक कि सभी बड़े पुरस्कार उन्होंने अपने जीवन में अर्जित किए। एक बार की बात है कि वर्ष 1983 में भारत जब क्रिकेट विश्व कप जीतकर आया तो उस समय भारत के खिलाड़ियों को पैसे देने के लिए हमारी बीसीसीआई के पास या हमारी क्रिकेट मेंबर्स टीम के पास पैसे नहीं थे। तो उन्होंने दिल्ली के इंदिरा गांधी इंडोर स्टेडियम में एक सिंगिंग का कॉन्सर्ट किया। उसमें उन्हें 20 लाख रुपए मिले और फिर उन 20 लाख रुपए को खिलाड़ियों में 1-1 लाख रुपए करके बांटा गया। इसका मतलब उन्होंने वो कॉन्सर्ट फ्री किया। अगर बात करें कि लंदन के अल्बर्ट हॉल में जब उन्हें अपनी प्रस्तुति देनी थी, विदेश में उनका पहला कार्यक्रम था, तो दिलीप साहब ने उनसे कहा कि आप अपनी जूते चप्पल पहनकर गाइए, यहाँ पर बहुत ठंडी पड़ रही है। तो उनका था कि वो स्टेज पर शो पर हमेशा जूते चप्पल उतार कर ही गाती थी। उन्होंने कहा मैं सरस्वती की आराधना कर रही हूँ, मैं जूते चप्पल नहीं पहनूंगी। और इतनी कड़ाकी ठंड में उन्होंने अपनी स्टेज पर परफॉर्मेंस दी। लता मंगेशकर एक ऐसी शख्सियत है जो कि ऑर्डिनरी से ग्रेट बनी है। साधारण से महान बनने का सफर उन्होंने तय किया है। स्टार्टिंग के दिनों में जब भारत में हिंदी सिनेमा जगत की शुरुआत हुई थी तो उस समय पर प्लेबैक सिंगिंग के लिए काम नहीं मिलता था। आपको एक्टिंग भी करनी पड़ती थी और उसके साथ गाना भी गाना होता था। और लता मंगेशकर जी को मेकअप करना बिल्कुल भी पसंद नहीं था, लेकिन शुरुआत के दिनों में उन्होंने अपने घर परिवार को चलाने के लिए मेकअप भी किया, परफॉर्मेंस मतलब एक्टिंग भी करी, उसके बाद प्लेबैक सिंगिंग भी करी। और उन्हें अपने पहले गाने की कमाई के लिए 25 रुपये मिले, लेकिन आज वो अपने परिवार के लिए 370 करोड़ रुपए की कमाई छोड़कर गई हैं। महान लोगों का निधन होता है, महान लोगों की मृत्यु नहीं होती। महान लोग हमारे दिल में, जान में, आत्मा में हमेशा बसे हुए होते हैं। और कहते हैं ना कि म्यूजिक हमारी लाइफ में बहुत इन्फ्लुएंस डालता है, बहुत ही म्यूजिक हमारी लाइफ को प्रभावित करता है। जैसे आप अगर कार चला रहे हैं तो आप कार की स्पीड बढ़ जाती है गाने सुनते हुए। तो लता मंगेशकर भी एक ऐसी आवाज़ थी जो पूरी जिंदगी हमारे कानों में, हमारी जीवन में गूंजती रहेगी। बहुत ही शानदार उनका व्यक्तित्व रहा। उन्होंने स्कूल वाली शिक्षा ग्रहण नहीं करी, संगीत को ही उन्होंने अपना जीवन बनाया, पूरा परिवार चलाया और देश के लिए भी बहुत बड़े बड़े काम किए। वर्ष 2011 में सेमीफाइनल चल रहा था विश्व क्रिकेट कप का भारत और पाकिस्तान के बीच में। तो उन्होंने निर्जला उपवास रखा, उन्होंने निर्जला रही। जब भारत उस खेल में विजयी हुआ उसके बाद उन्होंने कुछ खाया। उन्हें क्रिकेट, वो बहुत बड़ी क्रिकेट प्रेमी थी। सचिन तेंदुलकर ने एक बार, आप लोग जानते हैं कि मराठी लोग महाराष्ट्र में माँ को आई बोलते हैं, तो लता मंगेशकर जी को सचिन तेंदुलकर ने आई बोल के पुकारा था। तब से उन्हें इस बात का एहसास था कि इतने बड़े व्यक्तित्व ने, भारत के महान खिलाड़ी सचिन तेंदुलकर ने मुझे माँ कह के पुकारा है, ये बहुत गर्व की बात है। यहाँ तक कि मध्य प्रदेश सरकार का संस्कृति विभाग भी लता मंगेशकर के नाम पर 1984-85 से संगीत के क्षेत्र में अवार्ड देता आ रहा है। और उस समय के तत्कालीन प्रधानमंत्री अर्जुन सिंह से कहा गया, अर्जुन सिंह ने लता मंगेशकर जी से कहा कि मैम मैं आपके नाम से एक पुरस्कार की घोषणा करने जा रहा हूं। तो लता मंगेशकर जी के शब्द थे
कि अगर आप मेरे नाम से पुरस्कार देंगे तो मुझे बहुत खुशी होगी, चाहे आप पुरस्कार राशि के रूप में 10 रुपए दें, लेकिन उनके नाम पर आज भी 2 लाख रुपए की पुरस्कार राशि और प्रशस्ति पत्र दिया जाता है। तो लता मंगेशकर का जीवन बहुत ही चुनौतियों भरा था। उन्होंने शादी जैसे वैवाहिक जीवन को ठुकराया, उन्होंने अपने परिवार की जिम्मेदारी संभाली, उन्हें क्रिकेट से बहुत प्रेम था, उन्हें फोटोग्राफी का भी बहुत शौक था। जब भी उनको समय मिलता तो वो अपने गले में कैमरे को टांगकर प्रकृति के सौंदर्य का वर्णन करने के लिए या फिर फोटोग्राफ्स खींचने के लिए निकल जाती थी। तो लता मंगेशकर जैसे व्यक्तित्व को मेरा प्रणाम है, और मैं भारत देश में ऐसे व्यक्तित्व के बीच में रहता हूँ, ये भी बहुत बड़ी बात है। और मैं लता मंगेशकर जी की कुछ पंक्तियाँ सुनाना चाहूँगा, शायद मेरी आवाज़ उन तक पहुँच पाए। ऐ मेरे वतन के लोगों, जरा आँखों में भर लो पानी, जो शहीद हुए हैं उनकी जरा याद करो कुर्बानी, ऐ मेरे वतन के लोगों। और लता मंगेशकर जी ने अपने लास्ट जीवन के क्षणों में अपने पिताजी का संदेश सुना। दीनानाथ मंगेशकर के बारे में वो सुन रही थी। उन्होंने मास्क निकालकर गाना गाने की कोशिश करी, और इतनी सुरीली आवाज़, इतना बड़ा व्यक्तित्व ना ही भारत देश में शायद अब देखने को मिलेगा, लेकिन उनका व्यक्तित्व, उनकी जीवन शैली, उनका व्यवहार हमारे जीवन में एक प्रेरणा स्रोत के रूप में बनकर आया है। तो हर एक व्यक्ति को जानना चाहिए कि कैसे कोई व्यक्ति साधारण से महान बनता है, कैसे वो जीवन की सारी खुशियां ऐशो आराम ठुकरा कर आज वो अपने परिवार के लिए 370 करोड़ की कमाई छोड़कर गई हैं, लेकिन उनको पहले गाने में 25 रुपए मिले थे। और जब भी वो स्टेज पर गाना गाती थी तो जूते चप्पल उतार कर गाती थी। वो कहती थी कि मैं सरस्वती की आराधना कर रही हूँ। और 5 फरवरी को जैसे कि बसंत पंचमी मनाया जाता है, माँ सरस्वती का जन्मदिन, और 6 फरवरी के दिन लता मंगेशकर जी पंचतत्व में विलीन हो गई। तो मैं ऐसी शख्सियत को, ऐसे महान शख्सियत को प्रणाम करता हूँ। और मेरे स्टूडेंट्स की डिमांड थी कि सर आप लता मंगेशकर जी का जीवन परिचय बताइए, तो मैंने सारा कुछ बताने की कोशिश करी है। अगर आप भी उनसे कुछ सीख पाएँ तो मेरे लिए बहुत गर्व की बात है। हम डिस्कस कर लेते हैं। लता मंगेशकर का जीवन परिचय तो मैंने आपको दे दिया, अब थोड़ी सी मैथ्स की पढ़ाई करते हैं। जैसे मान के चलो मैं आपसे कहूँ कि एक टर्म होता है संपूर्ण संख्या, संपूर्ण संख्या जिसको इंग्लिश में बोलते हैं परफेक्ट नंबर। तो संपूर्ण संख्या क्या होती है? तो 6 और 28 ये दोनों संख्याएं संपूर्ण संख्याएं हैं। क्यों है? तो देखो 6 में किसका भाग जाएगा? 1 का भाग जाएगा, 1 छक्के 6, 2 का जाएगा 2 तीन 6, 3 का जाएगा 3 दूनी 6, 6 का भाग जाएगा 6 एकम 6, है ना। तो अब आपको इसका जोड़ करना है, तो जोड़ करो। 6 3 9 2 11 और 1 12, टोटल कितना आ गया? 12। ऐसे 28 के गुणनखंड क्या होंगे? 1 28 एकम 28, 2 14 दूनी 28, 4 सत्ते 28, 7 चौको 28, 14 दूनी 28 और 28 एकम 28। इन सभी संख्याओं का जोड़ करो तो 2 और 1 3, 3 और 4 7, 7 7 14, 14 दूनी 28 और 28 दूनी 56। तो अगर किसी संख्या के गुणनखंड निकाल कर उसका जोड़ इस संख्या का डबल आ जाए, 6 का डबल 12, 28 का डबल 56, तो ये संख्याएं संपूर्ण संख्याएं कहलाती हैं। है बिल्कुल बेसिक, लेकिन आपको जानना चाहिए, संविदा के एग्जाम के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। इसके बाद एक होती है परिपूर्ण संख्या। तो मेरे भाई परिपूर्ण संख्या हम बोलते हैं किसको? परिपूर्ण संख्या हम बोलते हैं 28 को। अब 28 के गुणनखंड निकालो तो 1 2 4 7 14, 1 28 एकम 28, 14 दूनी 28, 4 सत्ते 28, 7 चौको 28, 14 दूनी 28। परिपूर्ण संख्या में गुणनखंड में वह स्वयं संख्या शामिल नहीं होती। 28 में 28 का भाग जाता है, बिल्कुल जाता है, लेकिन जब परिपूर्ण संख्या निकाले ना तो स्वयं संख्या गुणनखंड में शामिल नहीं होती। अब इसका टोटल कर लो, 2 और 1 3 और 4 7, 7 14 और 14 28, तो इसका टोटल आ गया 28। तो 28 को हम परिपूर्ण संख्या भी बोलते हैं। एक ऐसी संख्या जिसमें गुणनखंड में वह संख्या स्वयं शामिल नहीं होगी। इसमें 28 के गुणनखंड में 28 आ रहा था, इसमें 28 के गुणनखंड में 28 नहीं आएगा। 1 2 4 7 14। इसके बाद अगर अपन बात करें, एक होता है मेरे भाई पूर्ववर्ती और परवर्ती। पूर्ववर्ती और परवर्ती, पूर्व मतलब पहले वाला, पर मतलब बाद वाला। जैसे मैंने संख्या लिखी मैंने 400, तो 400 के पहले क्या आता है मेरे भाई? 399 आता है, और 400 के बाद क्या आता है? 401 आता है। तो परवर्ती के केस में +1 करते हैं और पूर्ववर्ती के केस में -1 करते हैं।
पूर्ववर्ती मतलब पहले का, 400 के पहले 399, परवर्ती मतलब बाद का, 400 के बाद 401। अगर मैं कहूं -17 का पूर्ववर्ती बताओ, तो -17 का पूर्ववर्ती होगा -18 और ये हो जाएगा -16। क्यों हो जाएगा मेरे भाई? क्योंकि जब ऋण का चिन्ह लगा हो ना तो बड़ी संख्या छोटी होती है। देखो पूर्ववर्ती निकालते समय माइनस करते हैं, तो देखो ऋण 17 और ऋण 1 जुड़कर कितना हो गया मेरे भाई? ऋण 18। और परवर्ती निकालते समय प्लस करते हैं, तो ऋण 17 में से 1 गया तो कितना आ जाएगा? ऋण 16। पूर्ववर्ती मतलब ऋण 1 कर दो, परवर्ती मतलब धन 1 कर दो। ठीक है, इसके बाद अगर अपन बात करें, हम बात करेंगे योज्य प्रतिलोम के बारे में। किसके बारे में? योज्य प्रतिलोम के बारे में। तो मैंने आपके सामने संख्या लिखी 452, पेपर में आया कि 452 का योज्य प्रतिलोम बताओ, तो 452 का योज्य प्रतिलोम होगा -452, क्योंकि इन दोनों को जोड़ने पर उत्तर कितना आना चाहिए? 0। आपके पास 452 रुपए हैं, आपने 452 रुपए खर्च कर दिए, तो कितने बचे? 0 बचा। 17 का योज्य प्रतिलोम बताओ, तो -17। 17 में से 17 गया? कुछ नहीं। ऋण 2/3 का योज्य प्रतिलोम बताओ, तो धन 2/3। ऋण 2/3 में से धन 2/3 गया, कितना आया? 0। समान संख्या है, बस चिन्ह बदल गया। इसके बाद होता है हमारा गुणात्मक प्रतिलोम। गुणात्मक प्रतिलोम क्या होता है तो ये भी आप जानिए। तो गुणात्मक प्रतिलोम के केस में हम क्या करते हैं, जैसे संख्या हमारी 18 है तो 18 का उल्टा, जैसे 18 है संख्या तो 18 को मैं लिख सकता हूं 18/1। इसका उल्टा क्या होगा? 1/18। इन दोनों का गुणा करने पर उत्तर 1 आना चाहिए। 18 एकम 18, 18 एकम 18, उत्तर कितना आ गया? 1। 2/5 का गुणात्मक प्रतिलोम, तो 2/5 का उल्टा मेरे भाई 5/2, गुणा कर दो, 5 एकम 5, 5 एकम 5, 2 एकम 2, 2 एकम 2, तो उत्तर कितना आ गया? 1। मतलब 18 का गुणात्मक प्रतिलोम कितना होगा? 1/18। 2/5 का गुणात्मक प्रतिलोम कितना होगा? 5/2। ठीक है, इसके बाद अगर अपन बात करें तो एक टर्म होता है जिसको जातीय मान बोलते हैं। ठीक है, जातीय मान, या फिर इसको बोलते हैं वास्तविक मान, या फिर इसको बोलते हैं आंकिक मान, या फिर इसको बोलते हैं शुद्ध मान, और इंग्लिश में इसको बोला जाता है फेस वैल्यू। बहुत ही सिंपल है, एक लाइन में आपको समझ में आ जाएगा। ठीक है, मैंने संख्या लिखी 24,513। ठीक है, तो 2 का जातीय मान 2, 4 का जातीय मान 4, 5 का जातीय मान 5, 1 का जातीय मान 1 और 3 का जातीय मान 3। इसको जातीय मान बोल दो, वास्तविक मान बोल दो, आंकिक मान बोल दो या शुद्ध मान बोल दो, वही संख्या जातीय मान कहलाती है। 2 का 2, 4 का 4, 5 का 5, 1 का 1 और 3 का 3। इंग्लिश में इसका नाम है फेस वैल्यू। जब शीशे में आप अपना चेहरा देखोगे ना तो आप ही दिखाई दोगे ना। तो 2 का 2, 4 का 4, 5 का 5, 1 का 1, 3 का 3, ये हो गया जातीय मान, वास्तविक मान, आंकिक मान, शुद्ध मान या फिर फेस वैल्यू। लास्ट हमारा बचा स्थानीय मान। क्या बचा मेरे भाई? स्थानीय मान। इसको मैं बोलता हूं प्लेस वैल्यू। प्लेस वैल्यू। ठीक है, तो जैसे आपके सामने क्वेश्चन है 4182। ठीक है, 0.45। तो ध्यान से देखना, इस वाले 4 का स्थानीय मान क्या होगा? 4 के दाहिने तरफ कितने अंक है? 1 2 3। तो मेरे भाई 4 का कितना होगा? 4000। 1 का कितना होगा? तो 1 के दाहिने तरफ 2 अंक है तो 100 हो जाएगा। 8 का कितना होगा? तो 80 हो जाएगा, और 2 का 2 ही रहेगा, है ना। दाहिने तरफ देखना है, दशमलव की बात नहीं कर रहा मैं। 4 के बाद 1 2 3 तो 3 जीरो, 1 के बाद 2 जीरो, 8 के बाद 1 जीरो, 2 अकेला। अगर मैं कहूं इस 0.4 का स्थानीय मान बताओ, तो दशमलव के बाद 1 अंक है ना, तो 4/10। दशमलव के बाद 2 अंक है तो 5/100। दशमलव के साथ के बाद 1 अंक तो 1 जीरो, दशमलव के बाद 2 अंक तो 2 जीरो, तो ये 4/100 और 5/100। तो ये है आपका स्थानीय मान। मैंने बिना टाइम वेस्ट करे बहुत छोटे छोटे कॉन्सेप्ट आपको बता दिए, लता मंगेशकर जी का परिचय भी दिया। अगर आपको वीडियो पसंद आया है तो दूसरे लोगों तक शेयर करिए। मेरे वीडियो आपको इन्फॉर्मेटिव लगते हैं, अगर लगता है कि मैं एफर्ट लगा रहा हूँ यूट्यूब पर, आपको कुछ देने की कोशिश कर रहा हूँ, तो आप वीडियो शेयर करिए। आप मेरे टेलीग्राम चैनल से जुड़ सकते हैं, जॉब अलर्ट बाय अनिल सिंह राजपूत करके उसका नाम है। मैं अपने प्लेलिस्ट की लिंक शेयर कर दूंगा, तो आप मेरी प्लेलिस्ट पर जाकर मेरे पुराने वीडियोज़ भी देख सकते हैं। थैंक यू सो मच। जय हिंद, जय भारत।